नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। हर रोज की तरह आ गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर। अब देखिए खबरों का हर रंग हमारे 24 रिपोर्टर्स के साथ। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले शो की 4 बड़ी खबरें। पंकज झा के साथ देखेंगे बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तोड़ा कानून, बिना इजाजत की सभा। चुनाव आयोग ने डीएम से मांगी रिपोर्ट। अंकित गुप्ता के साथ मुश्किल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। यूपी के मुजफ्फरनगर कोर्ट में चार्जशीट दायर। अप्रैल में चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप। अजय बाचलू के साथ देखेंगे जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे 80,000 लोगों को सेना ने बचाया। 5 लाख अब भी फंसे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हेलीकॉप्टर से खुद लोगों तक पहुंचाया राहत का सामान। और शहर बगुणा के साथ देखिए, अब आप बिना कार्ड के भी एटीएम से निकाल सकते हैं पैसे। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की नई सुविधा। आगे सबसे बड़ी खबर देखने से पहले एक जरूरी बात, अब से आप हमारे रिपोर्टर्स के साथ सीधे भी जुड़ सकते हैं। हर खबर के साथ हम रिपोर्टर्स का ट्विटर हैंडल दिखाएंगे, जिसके जरिए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने उड़ाई कानून की धज्जियां। लखनऊ में रोक के बावजूद की सभा। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को इस जगह सभा करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यहां ट्रक पर खड़े होकर सभा को संबोधित कर दिया। ये सभा लखनऊ के मुंशी पुलिया इलाके में की गई। लखनऊ के चुनाव अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के हाल में दिए बयानों को सांप्रदायिक सौहार्द के नजरिए से खतरा मानते हुए प्रचार की इजाजत नहीं दी थी। ट्रक पर खड़े होकर सभा कर रहे योगी आदित्यनाथ ने उल्टे यूपी सरकार पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा दिया। हमने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर समाज को नहीं बांटा है। कौन नहीं जानता है, लखनऊ में शिया और सुन्नी का भीषण दंगा होता था मुहर्रम के समय। टंडन जी नहीं होते, अब तक मारकाट उसी प्रकार से होती रहती। कौन नहीं जानता इस बात को, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोगों पर सांप्रदायिकता का आरोप लगता है। आदित्यनाथ लखनऊ पूर्व सीट के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गोपाल टंडन के लिए प्रचार करने आए थे। यूपी में 13 सितंबर को उपचुनाव होना है। इस बीच आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के आरोप में चुनाव आयोग ने आदित्यनाथ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। योगी आदित्यनाथ आदी हैं इस तरह की हरकत करने के। वो इस देश के संविधान को नहीं मानते, वो इस देश के कानून को नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन ने भी उनसे जवाब मांगा है, जो जहर वो उगलते हैं सांप्रदायिकता के नाम पे। और जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह यूपी के चुनाव को पोलराइज करने का, वहाँ चुनाव बाई इलेक्शंस में जीतने का, जहर फैला के समाज को बांट के, तो ऐसे व्यक्ति से जो किसी संविधान को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, और क्या अपेक्षा की जा सकती। आज की जो रैली थी उसमें योगी जी ने कोई कानून नहीं तोड़ा। हमने कोई सभा नहीं की, हमने कोई कुर्सी नहीं लगाई, हमने कोई मंच नहीं तैयार किया, और हमने किसी तरह के माइक का प्रयोग नहीं किया। हम चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन हम कानून के पालक हैं, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। पर जब हम रैली का प्रचार प्रसार कर चुके थे और लोग आ रहे थे, तो लोगों को नियंत्रित करने के लिए योगी जी ने एक हैंड माइक से वहां पर कहा, प्रेस के लोगों को कहा इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ, भेदभावपूर्ण सरकार की नीतियों के खिलाफ अब जो चुनाव में मतदान है, मतदान करके गोपाल टंडन जी को विजयश्री दिलाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट में आज चार्जशीट दायर की गई है। अमित शाह के खिलाफ 153A, 295A और 505 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। अमित शाह पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 4 अप्रैल को भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। अमित शाह ने प्रचार के दौरान कहा था कि ये चुनाव सम्मान के बदले का चुनाव है। वैसे अगर समाज में विद्वेष बढ़ेगा तो ये धाराएं गंभीर है, वरना कोई ऐसी धारा नहीं है जिसमें वो हो। जैसे 153A है, तो इसमें यह है कि 2 वर्ग हैं, उनमें किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना, इसके लिए 3 साल की सजा है और जुर्माना, और दोनों भी हैं, नॉन बेलेबल है, जिसमें आदमी जेल जाएगा। ऐसे ही 295 है, इसमें यह है कि किसी के धार्मिक वर्ग जो है उसको, व्यक्तियों के धार्मिक वर्ग को भड़काना, वो भी नॉन अवेलेबल है, उसमें भी 2 साल की सजा है और जुर्माना दोनों है। और ये सभी धाराएं जो 223 है, ये है, इन सभी में यह है कि आदमी अगर जाएगा तो जेल जाना पड़ेगा उसे हर हालत में। भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए अमित शाह पर मुकदमा दर्ज हुआ था। भड़काऊ भाषण देने के मामले में अमित शाह पर लगे आरोप अगर सही साबित होते हैं तो उन्हें 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये तस्वीरें बीते 4 अप्रैल की हैं। उस दिन अमित शाह मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे थे।
आरोप है कि इस सभा में अमित शाह ने भड़काऊ भाषण दिया। अब पुलिस की तरफ से भड़काऊ भाषण की धारा 153A, 295A और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं धर्म के आधार पर दो गुटों में दरार डालने के आरोप में लगाई जाती हैं। इसमें अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। जिस दिन अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में भाषण दिया था, उसी दिन शामली और बिजनौर में भी भाषण दिए और इनके खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए थे। सुनिए शामली में अमित शाह ने क्या कहा था। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव। चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी नेता आजम खां पर भी सेना से जुड़े मामले पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, लेकिन उस मामले में चार्जशीट नहीं हुई। अमित शाह पर चार्जशीट पर राजनीति शुरू। बीजेपी ने यूपी में उपचुनाव से पहले बदले की कार्रवाई बताया तो कांग्रेस ने कहा कि कार्रवाई सही दिशा में। और इसकी चार्जशीट दाखिल करने से न तो अमित शाह डरने वाले हैं, न भाजपा का कोई कार्यकर्ता डरने वाला है। इस चार्जशीट के सहारे हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम उपचुनाव में किया है। जो साक्ष्य सामने आए हैं उसके आधार पे मुजफ्फरनगर पुलिस ने न्यायालय में श्री अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दायर करी है। अमित शाह के खिलाफ ये दूसरी चार्जशीट है। इससे पहले गुजरात के सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति मुठभेड़ केस में भी चार्जशीट दायर हुई थी। इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का कथित लव जिहाद को लेकर विवादित बयान। गरबा के दौरान लाखों हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण का दावा। गरबा आयोजकों से कहा गैर हिंदुओं को गरबा में प्रवेश की इजाजत न दी जाए। एक भीषण सामाजिक समस्या हम सबके सामने आई। लव जिहाद अभी आप और हम देख रहे हैं। पूरे देश में गरबे के दौरान 4.5 लाख हिंदू लड़कियां धर्मांतरित होती हैं। ये रोका जाना चाहिए। इसीलिए हम गरबा आयोजकों से आग्रह करना चाहते हैं कि वो जिस किसी भी भाई को गरबा पंडाल में प्रवेश दें, उसका मतदाता परिचय पत्र अवश्य चेक किया जाए। जिसकी इस धर्म में आस्था नहीं है, जो इस परंपरा व्यवस्था को मानता नहीं है, वो सिर्फ नाचने के लिए इन आयोजनों में शामिल ना हो, ये अपेक्षा सभी गरबा मंडलों से हमारी है। हालांकि बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर ने ये नहीं बताया कि गरबा के दौरान 4.5 लाख हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण करने का आंकड़ा उन्हें कहां से मिला। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी में सांप्रदायिक रुझान वाली बयानबाजी बढ़ी है। संदीप ने कहा है कि लगता है ऐसे बयान पीएम की शह पर दिए जाते हैं। संदीप दीक्षित ने ये बात बीजेपी विधायक उषा ठाकुर के विवादित बयान के बारे में पूछे जाने पर कही। और ये तो एक बड़ी ओछी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और मैंने तो देखा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये ओछी सोच जो है आज हर जगह फैल गई है भारतीय जनता पार्टी में। और उसमें ये भी शक होता है कि प्रधानमंत्री का भी इसमें पीठ पे जो है हाथ रखा हुआ है, और वो भी धीरे धीरे कहते हैं कि नहीं, ऐसी भाषाएं जो हैं बोलनी चाहिए। इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा है कि गरबा के दौरान लाखों हिंदू लड़कियां धर्मांतरण कर लेती हैं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर आज उनसे मांग की है कि दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता न दे, जिससे खरीद फरोख्त को बढ़ावा न मिले। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नजीब जंग को स्टिंग ऑपरेशन की सीडी सौंपी, जिसमें बीजेपी नेता को विधायकों से सौदेबाजी करते दिखाया गया था। एलजी साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी चिट्ठी का जो कंटेंट है वो दोबारा से लिखिए, प्रेसिडेंट साहब को लिखें और इस बार उनसे असेंबली भंग करने की सिफारिश करें। उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। नहीं, देश के शासन को, प्रशासन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जनता को, सबको डिक्टेट करने का काम केजरीवाल साहब का है क्या वही सब कुछ ठीक सोचते हैं या उनका ही सोचना ठीक है? वो कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ले तो वो ठीक सोच रहे हैं, उनके यहाँ से लोग उनके छोड़ के चले जाएं तो वो ठीक सोच रहे हैं। वो जो चाहे वो होगा क्या? दिल्ली में सरकार बनाने की हलचल के बीच आई बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि दिल्ली में जोड़ तोड़ के साथ बीजेपी सरकार बनाए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी अपनी तरफ से सरकार बनाने की पहल ना करे। उपराज्यपाल अगर न्योता देते हैं तभी विचार किया जाए। पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की हालत में आखिरी फैसला लेने का अधिकार नितिन गडकरी, प्रभात झा और सतीश उपाध्याय को दे दिया है।
सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि दिल्ली में जोड़ तोड़ से सरकार बने, तो दिल्ली में बीजेपी कैसे बनाएगी सरकार? अब तक दिल्ली में एड़ी चोटी का बल लगा रही बीजेपी का अचानक यू टर्न लेना कई सवाल खड़े करता है। आगे देखिए जम्मू कश्मीर का हाल। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से आई आपदा के स्तर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर राहत का कामकाज देखने के लिए दिल्ली से खास तौर पर अफसर भेजे जा रहे हैं। अभी भी वहां 5 लाख लोगों को मदद का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना करीब 80,000 लोगों को बचा चुकी है, लेकिन लाखों लोग अब भी जहां तहां बाढ़ के पानी में फंसे हैं। सेना के जवान जान हथेली पर लेकर लोगों को बचाने के अभियान में जुटे हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे लोगों को बचाया जा रहा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। श्रीनगर समेत कई इलाकों में बिजली व्यवस्था फेल है। धीरे धीरे मोबाइल नेटवर्क सही होने लगा है। केंद्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी एक दिन की सैलरी बाढ़ पीड़ितों की मदद को देंगे। इस बीच बाढ़ में फंसे श्रीनगर एनआईटी के 500 छात्रों को लेह ले जाया गया है। ये छात्र देश के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। इन्हें गुरुवार को लेह से दिल्ली और चंडीगढ़ भेजा जाएगा। मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में भी जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा हुई और अब तक के राहत और बचाव काम पर संतुष्टि जताई गई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। उमर ने हेलीकॉप्टर से गिराया खाने पीने का सामान। जम्मू कश्मीर में बाढ़ वाले इलाके का उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ हवाई दौरा ही नहीं किया, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी की। उमर ने अपने हाथों से राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों के बीच गिराई। हेलीकॉप्टर में खाने के सामान के अलावा पानी की बोतलों का भी इंतजाम था। जरूरतमंद लोगों पर नजर पड़ते ही उमर अब्दुल्ला राहत सामग्रियों को नीचे गिराते रहे। मुख्यमंत्री ने माना कि तमाम कोशिशों के बावजूद अब भी मुश्किल हालात बने हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को 6 महीने का राशन मुफ्त दिया जाएगा। फौरी तौर हमारा फर्ज बनता है कि खाने की चीजें उन तक पहुंचाई जाएं। खाना, दवाई, मकान ठीक करने होंगे, दुकानें ठीक करनी है, सामान उनको नए सिरे से देना है। उसके लिए पैसा आ जाएगा और पैसे का यहाँ सही इस्तेमाल होगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। लाखों लोग जहां तहां बाढ़ में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी जम्मू कश्मीर तक मदद पहुंचा रही हैं। हम श्रीनगर के तुलसी चौक में खड़े हुए हैं, जो कि रामबाग और लाल चौक के बीच में है। लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहां तक नजर जाती है पानी कम जरूर हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ है बिल्कुल। और इसीलिए ये चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो सब जगह पानी पानी दिखाई दे रहे हैं। लोग फंसे हुए हैं। आपके लोग फंसे हुए हैं क्या? भाई हम मेरे 5 बच्चे उधर पुल पर 4 दिनों से पड़े हैं। मैं इनको कहता हूँ मुझे वहाँ तक ले जाओ। मुझे नहीं 3 दिन हो गए। 3 दिन में हमें पानी का एक बूंद किसी ने नहीं। 3 दिन से पानी पीने का नहीं। चारों तरफ बाढ़ है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत लोगों के लिए है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन तक के लिए पानी नहीं है। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन पानी के बूंद के लिए तरस रहे हैं। चारों तरफ पानी जरूर, सैलाब जरूर है, लेकिन पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या यही है। दिस इज टोटली worn out इंजन। बिल्कुल यही समस्या आ रही है, क्योंकि बोट में इंजन काम नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके हाथ में दे देनी चाहिए इन बोट्स को। खाना भी नहीं मिला। ये सारी समस्याएं यहाँ के लोगों को है। श्रीनगर में रामबाग इलाके से आगे बढ़ना मुश्किल है। आप देख सकते हैं 2 से लेकर 10-10 फीट तक का पानी है और गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोगों को राजबाग और दूसरे जो पीछे के इलाके हैं उनसे निकाल कर इधर लाया जा रहा है। रामबाग से आगे जितने भी इलाके हैं वो 4, 6, 8, 10, 12, 15 फीट तक पानी की चपेट में है। सेना के जवान लगे जरूर हुए हैं, लेकिन ये भी कुछ ही इलाके तक आगे जा रहे हैं। 500 मीटर के आगे नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि उसके आगे बहुत ज्यादा भीड़ है। सेना के बोट उस खाली जहां तक जा रहे हैं, फ्लो जहां का लेवल कम है, जहां तक हाई लेवल है और फ्लो ज्यादा है, वहां तक नहीं मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, चलते चलते उनके बोट जो आए वहां से, उनके मोटर बैठ जाते हैं। असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं, पानी कम नहीं हो रहा है। लोगों में इस बात का गुस्सा है कि जो उनके अपने फंसे हुए हैं उनको निकाला नहीं जा पा रहा है। श्रीनगर के नटीपुरा इलाके में इस वक्त है और देखिए फर्स्ट फ्लोर
जो है पहला नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरी तरह से इस इलाके में डूब चुका है। नौगांव के एसएचओ राशिद जी हमारे साथ है। किस तरह की तबाही यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर तो पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। आज कुछ दिनों से पानी की लेवल कम होती जा रही है, लेकिन पिछले दिनों में कोई 20 फुट के आसपास पानी था इस इलाके में। हमें एनडीआरएफ की टीम्स का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हमने हजारों की तादाद में लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया और सेफर जोन्स में निकाल दिया। यहाँ पर इस रेस्क्यू किया है और उनको कुछ खाने पीने की चीजें जो है यहाँ पर दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की चपेट में फंसे हैं राजस्थान के धौलपुर जिले के 125 लोग। फंसे हुए लोगों से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ का दर्द धौलपुर जिले के नगला गांव में भी महसूस किया जा सकता है। गांव के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इस गांव के 16 लोग रोजी रोटी कमाने जम्मू कश्मीर गए थे। यही हाल आसपास के गांवों का भी है। ये सभी लोग उन जगहों पर फंसे हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ में फंसे लोगों से किसी तरह का संपर्क नहीं हो पाने की वजह से परिजन बेहद चिंतित हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों की लिस्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। जम्मू कश्मीर में हरियाणा के रोहतक के एक परिवार के 15 लोग फंसे। 6 दिनों से कोई भी संपर्क नहीं। रोहतक के शास्त्री नगर के रहने वाले सुभाष गोयल के परिवार का इन दिनों रो रो कर बुरा हाल है। 1 सितंबर को उनका बेटा, बहू, बेटी, दामाद, रिश्तेदार और बच्चों समेत कुल 15 लोग घूमने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। 3 सितंबर को आखिरी बार उनसे संपर्क हुआ था जब वो सब अनंतनाग में थे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों के अलावा देश भर से गए सैलानी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। बतौर गृह मंत्री अपने पहले बॉर्डर विजिट के तहत राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे। खासतौर पर जो जगह है यहाँ पर क्रीक का इलाका है कोटेश्वर के पास का, वहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं, क्योंकि खासतौर पर ध्यान रखें कि जो सिरक्रीक का इलाका है वो यहाँ से नज़दीक है। 26/11 जैसी घटनाएं पुनरावर्तित ना हो, किसी किस्म की समुद्र के रास्ते घुसपैठ ना हो सके पाकिस्तान की तरफ से। सबसे पहले वह पोरबंदर गए, जहाँ पर कि उन्होंने जो कोस्ट गार्ड के जो अधिकारी और जवान हैं उनसे मिलकर जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, उस पर ध्यान दिया। और सिरक्रीक का इलाका है या आसपास के जो तमाम क्रीक हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत की जाए उसकी जानकारी ली। और साथ में यह भी घोषणा की कि गुजरात में जल्दी ही एक मरीन कमांडो इंस्टीट्यूट की नींव डाली जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिया है बेहद आपत्तिजनक बयान। चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना का अपमान करने वालों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। चंद्रशेखर राव ने वारंगल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण में कहा, जो लोग तेलंगाना के अस्तित्व और प्रतिष्ठा का अपमान करेंगे उन्हें जमीन में 10 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा। तेलंगाना के कुछ केबल ऑपरेटरों ने सीमांध्र के 2 निजी टीवी चैनलों का प्रसारण ये कहते हुए रोक दिया था कि इनमें तेलंगाना का अपमान करने वाले कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। चंद्रशेखर राव ने ये टिप्पणी इसी बात का जिक्र करते हुए की है। अगर आप दिल्ली में स्कूटर या बाइक पर सफर कर रही हैं तो हेलमेट जरूर लगाइएगा। अब महिलाओं के लिए हेलमेट जरूरी है। पहले ही दिन ट्रैफिक पुलिस ने 5000 से ज्यादा ऐसे मामलों में चालान किए हैं। बिना हेलमेट के दिल्ली में जो भी महिलाएं दोपहिया वाहन पर बैठी मिली, उनके चालान काटने में ट्रैफिक पुलिस ने जरा भी देर नहीं लगाई। शाम तक दिल्ली में दोपहिया वाहनों के ऐसे 5000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं, जिनमें महिलाएं बिना हेलमेट के या तो वाहन चला रही थी या फिर पीछे बैठी थी। पूरी दिल्ली में बिना हेलमेट वाली महिलाओं पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की 100 टीमें तैनात की गई थी। दिल्ली में महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने का आदेश 28 अगस्त को जारी हुआ था, जो बुधवार को लागू कर दिया गया। हालांकि सिख महिलाओं के लिए हेलमेट ना पहनने की छूट अभी भी जारी रहेगी। मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई चोरी, बेटों ने एक दूसरे पर ही लगाया चोरी का इल्जाम। यह मरहूम बिस्मिल्लाह खान के बेटे काजिम हुसैन। इनका कहना है कि शहनाई 2009 से गायब है। वो इसके लिए अपने ही सगे भाई नाजिम हुसैन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 2007 में हमने नैयर हुसैन को दिया। नैयर हुसैन प्रोग्राम भी करते रहे, सब कुछ करते। फिर 2009 में नैयर हुसैन बीमार पड़ गए। शहनाई उन्हीं के पास थी। अब शहनाई कहाँ गई मालूम नहीं। नाजिम हुसैन का कहना है कि काजिम हुसैन ही खां साहब के सामान की देखरेख करते रहे हैं। ऐसे में चोरी की जांच होनी चाहिए। अखबार द हिंदू के मुताबिक बिस्मिल्लाह खान की बेटी जमी हुसैन ने एक शहनाई सेंटर फॉर इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस को दान में दी थी, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो वही शहनाई है।
सवाल ये है कि अगर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई 2009 में ही चोरी हो गई थी तो परिवार वालों की नींद अब जाकर क्यों खुली? बिस्मिल्लाह खान की मौत तो 2006 में ही हो गई थी। मुंबई में फिल्मकार करीम मोरानी के घर के बाहर हुई फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें इस साल 23 अगस्त की हैं, जब करीम मोरानी के घर के बाहर बाइक पर सवार 2 हमलावरों में से एक हमलावर ने फायरिंग की थी। वीडियो में दिख रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार थे। चलते बाइक से घर की ओर फायरिंग की गई थी। हमले के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ बताया गया था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा था। हालांकि ऐसा लगता है कि फायरिंग सिर्फ आतंक फैलाने के लिए की गई थी। बीजेपी ने साल 2008 से एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आज दादर जैसे एक सेंट्रलाइज्ड एरिया में 14 एकड़ की जगह पे एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन तैयार कर दिया है और कुछ ही दिनों में ये आम जनता के लिए भी शुरू किया जाएगा। करीब 13-14 एकड़ की ये जगह, इसमें पहले खंडर था, बहुत स्क्रैप मटेरियल था मुंबई महानगर पालिका का। सीवरेज ऑपरेशन और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, ये 2 डिपार्टमेंट के भंगार यहाँ पड़े हुए थे और यहाँ पर सीवरेज मुंबई शहर का भी जमा हुआ था। पूरी तरह से गार्डन होने में थोड़ा सा समय और लगेगा। उद्घाटन के बाद ये आम जनता के लिए पूरी तरह से खुला कर दिया जाएगा। अब आप बिना कार्ड के भी निकाल सकते हैं एटीएम से पैसे। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है नई सुविधा। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसी सुविधा शुरू की है जिससे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए अब आपको कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अपने मोबाइल फोन नंबर के जरिए ही पैसे निकाल सकेंगे। एटीएम से मोबाइल पर एक कोड एसएमएस पर आएगा और वो कोड मशीन में डालने पर पैसा निकाला जा सकेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में दूसरे बैंक भी अपने ग्राहकों को ये सुविधा दें। देश के 41 शहरों में घर घर गैस पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि पीएनजीआरबी ने जो है इन 41 शहरों के नाम फाइनल कर लिए हैं। पीएनजीआरबी के सूत्रों का कहना है कि 2 बिडिंग राउंड्स में जो है इन शहरों को कवर किया जाएगा। संभवतः पहले राउंड में 20 शहर शामिल होंगे और जो बिडिंग का जो प्रोसेस है वो अगले 6 महीने के दौरान जो है शुरू होने की उम्मीद है, ऐसा सूत्रों का कहना है। वहीं अगर शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी के शहर शामिल हैं। यूपी के कुल 12 शहर हैं जो इस 41 शहरों की लिस्ट में हैं। उसके अलावा पंजाब और उत्तराखंड के 3-3 शहर हैं। वहीं मध्य प्रदेश के जो 5 शहर हैं और महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात करें तो दोनों ही राज्यों से 4-4 शहर हैं। एप्पल ने आईफोन 6 के साथ ही पहली बार एप्पल वॉच भी लॉन्च की है। हालांकि एप्पल वॉच को भारतीय बाजारों तक पहुंचने में अभी कुछ महीने और लगेंगे। एप्पल के आईफोन 6 और एप्पल वॉच को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित इस कार्यक्रम में मंगलवार को लॉन्च किया गया। इस दौरान लोगों ने आईफोन 6 में तो दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उससे भी ज्यादा जोश देखने को मिला एप्पल वॉच के लिए। वजह ये कि आईफोन 6 तो बाजार में पहले से मौजूद आईफोन 5 का नया वर्जन है, लेकिन एप्पल वॉच एक पूरी तरह से नया प्रोडक्ट है। एप्पल वॉच सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे आईफोन से अटैच किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे पहनने वालों की फिटनेस और सेहत से जुड़ी जानकारी भी एप्पल वॉच में रिकॉर्ड होती रहेगी। आईफोन 6 भारत में अक्टूबर तक आने की उम्मीद है, जबकि एप्पल वॉच को अगले साल की शुरुआत में बाजारों में उतारा जाएगा।